तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू ने तो 70 आलम के सभी लोगों को आजाद कर दिया था, लेकिन मिचू को ये बात पसंद नहीं आती। इसलिए वो 70 आलम के लोगों के पास जाकर उन्हें बेवकूफ बनाते हुए उन लोगों से कहती है कि अगर तुम सभी लोग अपने सारे ट्रेस लाकर मुझे दे देते हो तो मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि मैं तुम लोगों को एंसेस्टर ज़ू की मदद से ब्रेक थ्रू करवा दूंगी। ब्रेक थ्रू को सुनकर वो सभी लोग खुशी खुशी अपना सारा माल लाकर मिचू के हवाले कर देते हैं। पर ब्रेक थ्रू करने के लिए एंसेस्टर ज़ू उन सभी लोगों को वहाँ पे एक बार फिर से अपने सभी डिसेबल्स के सामने फेंक देते हैं, जो कि जमकर उन सभी की धुलाई करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि एंड पे जाकर एंसेस्टर ज़ू ने उन सभी का ब्रेक थ्रू करवा दिया था। लेकिन इस बात से मोटल स्पिरिट हॉल पैलेस का ग्रेट टेलर ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था, और ये बात एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे अच्छी तरह से जानते थे, जिसका मतलब था कि अगला नंबर ग्रेट टेलर का ही होने वाला था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें 70 आलम के फर्स्ट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू करने के बाद खुशी से चलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने साथी को याद करते हुए कह रहा था, सीजू तुम हर बार अपने टैलेंट को लेकर मेरा मजाक उड़ाया करते थे ना, हर बार तुम मेरे सामने अपनी पावर का दिखावा करते हुए मेरा मजाक उड़ाते थे, पर अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि कल्टीवेशन पाथ के ऊपर मैं तुमसे काफी ज्यादा आगे निकल चुका हूँ। सच कहूँ तो मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा जब तुम मेरे कल्टीवेशन लेवल और मेरी नई पावर्स को देखकर हैरान होगे। ब्रेक थ्रू करने से ज्यादा खुशी तो मुझे तुम्हारे हैरानगी वाला चेहरा देखकर होगी, क्योंकि अपने इस ब्रेक थ्रू के बाद मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। तब मैं देखूंगा कौन किसका मजाक उड़ाता है। और ये कहकर वो खुशी के मारे उछलते हुए अपने घर की तरफ जाते हुए कहने लगा था, वाकई मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे एंसेस्टर ज़ू से मिलने का मौका मिला। भले ही ब्रेक थ्रू करने के लिए मैंने अपना सब कुछ लौटा दिया, लेकिन मेरे इस ब्रेक थ्रू के सामने वो सब कुछ भी नहीं था। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू भी अपने सभी डिसेबल्स के साथ खड़े होकर वहाँ पे उसकी ये सारी बातें सुन रहे थे। तभी बर्नी क्रो वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू से सवाल करते हुए पूछता है, बॉस मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, जब आपने इन सभी लोगों को ऑलरेडी आजाद कर ही दिया था तो हम लोग दोबारा यहाँ पे इस कल्टीवेटर का पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको इस कल्टीवेटर के ऊपर शक है या फिर कोई और बात है? और क्या हम लोग यहाँ पे इसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं? ये बात सुनकर तो मिचू वहाँ पे एक्साइटेड होकर अपने स्टोरी बैग को बाहर निकाल कर कहती है, मास्टर अगर आप इसको पकड़ना चाहते हैं तो बस मुझे आदेश दीजिए, क्योंकि मेरे स्टोरी बैग के अंदर अभी भी काफी जगह बाकी है। और ये कहकर मिचू वहाँ पे इस कल्टीवेटर को पकड़ने के लिए अपने स्टोरी बैग को भी बड़ा कर देती है, लेकिन वो वहाँ पे उस कल्टीवेटर को पकड़ पाती या फिर एंसेस्टर ज़ू उसे कोई आदेश दे पाते, उससे पहले एक और स्टोरी बैग आकर उस कल्टीवेटर को कैप्चर करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से जाने लगा था, जो देखकर मिचू भी हैरान होती हुई कहती है, ये क्या हो गया? इसने तो मुझसे पहले उस कल्टीवेटर को कैप्चर कर लिया। जिस पे बर्नी क्रो भी गुस्सा होते हुए कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, उसने हमारे बॉस के शिकार को हमारे हाथों से चुराया। लेकिन एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे नीचे आकर उन सभी को शांत करवाते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहता था कि कोई इसे हमसे पहले पकड़ ले, क्योंकि छोटी मछली का इस्तेमाल करते हुए मैं बड़ी मछली का शिकार करना चाहता था। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू अपने हेलगोड वाले सिंहासन को बाहर निकालकर उसके ऊपर विराजमान होते हुए कहते हैं, लेकिन उसका काम खत्म करने से पहले कि उन्हें एक छोटे से टी ब्रेक ले लिया जाए। जिस पे निंगयू भी अपनी चाय को बाहर निकालते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपको खुशी होगी कि इतने दिनों के गैप के बाद मैंने आपके लिए एक नई चाय तैयार की है, प्लीज एंसेस्टर ज़ू इसे ट्राई करके बताइए। जबकि अगले सीन में उसी कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि खुद को उस स्टोरी बैग में पाकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद एंसेस्टर ज़ू का काम है, इसलिए वो एंसेस्टर ज़ू से माफी मांगते हुए कहता है कि एंसेस्टर ज़ू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने दिलो जान से आपको अपना नया मास्टर माना था, तो फिर आपने मुझे दोबारा क्यों पकड़ लिया? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन जब हम लोग वहाँ से बाहर की तरफ देखते हैं तो वो स्टोरी बैग तो 70 आलम के मोटल स्पिरिट हॉल पैलेस में पहुंच चुका था, यानी कि इस सब में मोटल स्पिरिट हॉल पैलेस का हाथ था। जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि बेचारा वो कल्टीवेटर तो लगातार एंसेस्टर ज़ू से रिक्वेस्ट करते हुए कहे जा रहा था, एंसेस्टर अगर आप मुझे कोई आदेश देना चाहते हैं तो बस बताइए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। पर इससे आगे बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले ग्रेट टेलर वहाँ पे उसके ऊपर रहम दिखाते हुए उसे बाहर निकाल लेता है। जहाँ बाहर निकलते साथ ही पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन जब वो वहाँ पे अपने आसपास का नजारा देखता है तो वो खुद भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ये मैं कहाँ पे आ गया? लेकिन जैसे उसकी नजर अपने सामने खड़े हुए ग्रेट टेलर के ऊपर पड़ती है तो उसे लगता है कि शायद ग्रेट टेलर उसे बचाकर यहाँ पे लाया होगा, इसलिए वो ग्रेट टेलर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, ग्रेट टेलर मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन ग्रेट टेलर वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि बंद करो अपनी ये बकवास, मैं खुद ही तुम्हें पकड़ कर यहाँ पे लाया था ताकि मैं तुम्हें उस ज़ू यंग से बचा सकूं। उसने तुम लोगों को एक छोटा सा ब्रेक थ्रू क्या करवा दिया, तुम लोग कुत्तों की तरह उसके आगे पीछे घूमने लगे, इसलिए मैं तुम्हें बचाते हुए यहाँ पे ले आया ताकि तुम ज़ू यंग के कुत्ते ना बनो। जिस पे वो कल्टीवेटर भी गुस्सा होकर ग्रेट टेलर को जवाब देते हुए कहता है कि अरे मैं उसका कुत्ता बनूं या जो भी बनूं, तुम्हें उससे क्या मसला है? अरे एंसेस्टर ज़ू यंग तो हम सभी के लिए ब्लेसिंग की तरह है, हमारे 70 आलम की किस्मत अच्छी थी जो वो खुद यहाँ पे आए। आपने उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रेट टेलर वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि ज़ू यंग तो इन सभी लोगों को अपने चाल में फंसा चुका है, पर जो भी है मानना पड़ेगा कि ज़ू यंग है बहुत ज्यादा कमाल का, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो अभी भी इस जगह के ऊपर नजर रखे हुए होगा। ज़ू यंग के एक डिसेबल के पास फ्लैंक ड्रैगन स्टाफ था, जो कि देखने में तो नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर गॉड पावर्स थी, ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से महसूस किया था। तो अगर किसी तरह से वो ड्रैगन स्टाफ मेरे हाथों में लग जाता है तो मैं कहीं ना कहीं उस ज़ू यंग को भी टक्कर दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़ू यंग भी अभी तक अपनी गॉड पावर को अवेकन कर पाया होगा। जबकि पीछे की तरफ
हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर तो लगातार एंसर तजू की तारीफें करते हुए कहे जा रहा था। ग्रेट एल्डर, मैं तो कहता हूँ कि आप भी एंसर तजू के साथ हाथ मिला लीजिए। अगर एंसर तजू आपके इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के साथ आ जाते हैं तो आपके इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर चाहे हेवन या अर्थ आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए। लेकिन एंसर तजू के होते हुए कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। अगर एंसर तजू हमारे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के साथ आ जाते हैं तो फिर क्या क्या करना में होंगे। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, हमारा सेवंथ रियलम बाकी सभी रियलम्स के ऊपर राज कर पाएगा, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर का तो वहाँ पे इस कल्टीवेटर की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो बस उस ड्रैगन स्टाफ को चुराने का प्लान बना रहा था। इसलिए ग्रेट एल्डर उस कल्टीवेटर से कहता है कि लगता है तुम जू यंग के बहुत बड़े फैन बन चुके हो, क्या तुम उससे दोबारा मिलना चाहोगे। जिसपे वो कल्टीवेटर ग्रेट एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, हाँ अगर आप चाहो तो मैं आपको भी उनसे मिलवा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। पहले तो आपको अपने इंटेंशंस ठीक करने होंगे, दूसरा एंसर तजू के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा तोहफा तैयार करना होगा। लेकिन वो बेचारा कल्टीवेटर इससे आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ग्रेट एल्डर वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके चलते बेचारे उस कल्टीवेटर को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि धीरे धीरे वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर रही थी। तभी ग्रेट एल्डर उसे आदेश देते हुए कहता है, अब तुम्हें उस जू यंग के पास वापस जाकर उसके ड्रैगन स्टाफ ट्रेनर को चुरा कर लाना होगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, अगर तुम इसमें नाकाम होते हो तो तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है, तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी जान ले सकती है, इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना। बेचारा कहाँ वो कल्टीवेटर खुशी खुशी अपने दोस्तों को अपनी नई पावर दिखाने के लिए जा रहा था, और कहाँ ग्रेट एल्डर ने उसे अपने गंदे इरादों में फंसा दिया, जिसमें बेचारे उस कल्टीवेटर को सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत ही दिखाई दे रही थी। अगर वो ऐसा तजू का टायर चुराता तो ऐसा तजू भी उसे कुत्ते की मौत मारते, और अगर वो ग्रेट एल्डर की बात ना मानता तो वो भी उसे जान से मार देने वाला था। यानी कि एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं, जो भी करो मरना तो था ही। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम तजू को ही देखते हैं जो कि अभी तक उसी जंगल के अंदर ही बैठकर अपनी चाय का मजा उठा रहे थे, और उनके साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। इसी बीच पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिंग जू चाओ फेंग को स्नैक्स देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाओ फेंग तो उसे लेने से साफ साफ इनकार कर देती है। कुल मिला के वहाँ पे बहुत ही शांति वाला माहौल बना हुआ था, जैसे भंग करने के लिए वो कल्टीवेटर वहाँ पे पहुंच चुका था। वो छुपकर वहाँ पे सारी सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है ये लोग अभी तक तैयार नहीं है, तो ये मेरे पास फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ को लेने का बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। लेकिन अभी बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे ये सब सोचकर खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से ही उसे अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल झटका महसूस होता है, जिसे महसूस करके जब वो पलटकर पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे डोंगमी और लियोजियन आपस में फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, जिन दोनों के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि उससे निकलने वाली शॉकवेव्स को ही महसूस करके बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुका था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि डोंगमी लियोजियन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी इन बूढ़ी हड्डियों की ताकत। हमें काफी ऐसा हो गया एक दूसरे के साथ फाइट किए हुए, तो दिखाओ मुझे तुमने इतने समय में खुद को कितना ज्यादा पावरफुल बनाया। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियोजियन भी अपनी टनल पावर को एक्टिवेट करके बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को रोककर उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखा तो दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि तुम मेरी ट्रू पावर को संभाल सको। और ये कहकर लियोजियन वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ एक चुटकी बजाते हुए डोंगमी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टनल स्ट्राइक से हमला कर चुका था, और अचानक हुए इस हमले से डोंगमी भी खुद को नहीं संभाल पाता, जिसके चलते वो वहाँ पे अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था। और जैसे ही उन्होंने के अटैक्स वहाँ पे एक बार फिर से आपस में टकराते हैं तो आपकी बार वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसे देखकर पीछे की तरफ मौजूद बेचारा वो कल्टीवेटर डर के मारे कांपते हुए कहता है, इन दोनों के हमलों से निकलने वाली एनर्जी से मेरा ये हाल हो क्या तो आगे क्या होगा। लेकिन फिर भी वो कल्टीवेटर किसी तरह से हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ अब उसका निशाना था मिचू, क्योंकि उसे लगता था कि मिचू को हरा पाना उसके लिए सबसे ज्यादा आसान होगा। पर मिचू के साथ हाउजियन भी मौजूद था, जो कि वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए अपनी धर्म बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मिचू तो आराम से लेटे हुए वहाँ पे सो रही थी। लेकिन इसी बीच हम एक पाइथन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे वहाँ पे मिचू की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जिसके बारे में मिचू को तो वहाँ पे पता नहीं चल पाता। लेकिन हाउजियन जिसने अपनी डोमेन फील्ड को चारों तरफ फैला रखा था, वो अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पम्प टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक बीस्ट के ऊपर हमला कर चुका था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा वो कल्टीवेटर जो कि मिचू की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वो उड़ते हुए दोबारा पीछे चला गया था और एक पेड़ को पकड़कर बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए कह रहा था, आखिर इन खतरनाक लोगों को भला कौन चैलेंज कर सकता है। मुझे तो लगता है मैं ग्रेट एल्डर की बात मानकर बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूँ, लेकिन ग्रेट एल्डर की बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और ये कहकर बेचारा वो कल्टीवेटर अपना सर पीटते हुए कहने लगा था, कितनी गंदी किस्मत है मेरी। ऐसा तजू से किसी टायर को चुराना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी शेर की गुफा में जाकर उसका खाना चुराना। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि बन्नी क्रो को वहाँ पे पता चल चुका था कि वो कल्टीवेटर वहाँ पे पहुंच चुका है, इसलिए बन्नी क्रो आगे बढ़कर ली चैंग के पास जाते हुए उससे कहता है, ली चैंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी यहाँ पे बाकी सभी लोगों की तरह अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे ड्रैगन स्टाफ की रक्षा मैं कर सकता हूँ। लेकिन ली चैंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने ड्रैगन स्टाफ के साथ ही अपनी प्रैक्टिस करने वाला हूँ। अभी तक भी मैं अपनी फायर एनर्जी को पूरी तरह से अपने ड्रैगन स्टाफ के साथ मैच नहीं कर पाया, और वैसे भी इस खुले आसमान के नीचे इस रिफाइनिंग प्रोसेस को पूरा करने
में काफी ज्यादा मजा आएगा। ली चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्नी क्रो वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है ओके जैसा तुम चाहो। जिसके बाद ली चेंग वहाँ पे अपने फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ को बाहर निकाल कर उसे ऊपर आसमान में भेजते हुए अपनी फायर के साथ उसे मर्ज करने लगा था, जो देखकर उस कल्टीवेटर को फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ को चुराने का ये बहुत ही अच्छा मौका लगता है। इसलिए वो अपने मन ही मन में सटजू से माफी मांगते हुए कहता है सटजू यंग प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अभी और भी ज्यादा जीना चाहता हूँ। और ये कहकर वो कल्टीवेटर फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ को चुराने के लिए आगे बढ़ गया था। जिससे आगे बढ़ते हुए सटजू भी देख लेते हैं जो कि अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए आराम से चाय पी रहे थे, लेकिन वो इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जिस मौके का फायदा उठाकर वो कल्टीवेटर बहुत ही जल्दी आगे बढ़ते हुए फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ को पकड़ चुका था और कोई उनमें से वहाँ पे कुछ सोया समय पाता उससे पहले वो कल्टीवेटर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ ड्रैगन स्टाफ को लेकर भाग चुका था। जैसे भागते हुए देखकर बन्नी क्रो एक लंबी सांस लेते हुए कहता है तो फाइनली उसने हिम्मत दिखा ही दी। अगर ये अभी भी हिम्मत ना दिखाता तो मैं खुद ही ड्रैगन स्टाफ को ले जाकर उसके हाथों में देने वाला था कि ले भाई तो ना हो पाएगा, मैं खुद ही ये तुम्हें दे देता हूँ। बन्नी क्रो की ये बात सुनकर तो सभी लोग वहाँ पे हंसने लगे थे, जबकि निंग यू उन तीनों ड्रैगन से कहती है लो तुम्हारे लिए तो अच्छा हो गया, तुम लोग तो यही चाहते थे ना कि कोई तुम लोगों के ऊपर ध्यान देते हुए तुम्हारे साथ फाइट करे। ऐसा तजू ने अब जब तुम्हें ये मौका दिया है तो इसका भरपूर फायदा उठाना। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कल्टीवेटर ड्रैगन स्टाफ को लाकर ग्रेट टेलर को सौंपते हुए कहता है लो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे एंटीडोट दो ताकि मैं अपनी बॉडी को दोबारा से ठीक कर सकूं। जिस पे ग्रेट टेलर एक कमीनी स्माइल करते हुए उस कल्टीवेटर से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हें तो पता ही होगा मैं हमेशा अपने वादे निभाता हूँ। तो जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम मेरा काम कर देते हो तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। लो ये रहा एंटीडोट। और ये कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक छोटा सा टुकड़ा उस कल्टीवेटर की तरफ बढ़ा देता है, जिसे देखकर तो बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन जैसे बेचारा वो कल्टीवेटर उस एंटीडोट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है तो इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का लीडर जो कि चुपके से उस कल्टीवेटर के ऊपर नजर रखे हुए था, वो पीछे से आकर उस कल्टीवेटर के ऊपर अपनी सोर्ट से हमला करते हुए अपनी सोर्ट को उसकी बॉडी के आर पार घुसा चुका था। यानी कि पैलेस लीडर एसटजू को धोखा देने के लिए उस कल्टीवेटर को मौत के घाट उतार चुका था। वो उस कल्टीवेटर को जान से मारने के बाद कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए था एसटजू, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, तुम उन्हीं को धोखा देने चले थे। और ये कहकर पैलेस लीडर अपनी सोर्ट को हवा में लहराते हुए कहता है ये ट्रायर एसटजू से बिलोंग करता है और जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी इस ट्रायर को हाथ नहीं लगा सकता। और साथ ही साथ पैलेस लीडर ग्रेट टेलर को भी धमकी देते हुए कहता है अगर तुम्हें मरने का इतना ज्यादा शौक है तो डायरेक्ट एसटजू के पास चले जाओ, इस समय हमारे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस को इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि अगर एसटजू को गुस्सा आ गया तो वो हमारे पूरे के पूरे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी पैलेस लीडर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी इस मौके का फायदा उठाकर ग्रेट टेलर वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ को अपनी तरफ खींचने लगा था, जो देखकर तो पैलेस लीडर भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए उससे ग्रेट टेलर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर चुका था, जिसके चलते फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ बीच में ही रुक गया था। ये देखकर ग्रेट टेलर एक मिनी स्माइल करते हुए पैलेस लीडर से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो जिन मारा गया? चलो मान लेते हैं कि वो जिन यानी ज़ोंबी लॉर्ड वाकई में ही मारा गया, लेकिन तुम एक पर्सन के बारे में अभी भी भूल रहे हो जो कि अभी तक भी बिल्कुल जिंदा और सही सलामत है। तुम जेजू यंग से डर रहे हो, तुम्हें तो पता ही होगा वो पर्सन उसका भी बाप है। ग्रेट टेलर की इस बात ने तो बेचारे पैलेस लीडर को भी वहाँ पे सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि वाकई में वो पर्सन बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसे लेकर ग्रेट टेलर पैलेस लीडर को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पैलेस लीडर अब एसटजू को लेकर ज्यादा वफादार था, इसलिए वो वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से ग्रेट टेलर से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम उस पर्सन के गुलाम बन जाते हो तो वो तुम्हें और हमारे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस को छोड़ देगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है। देखना एक दिन वो तुम्हारे साथ साथ हमारे पूरे के पूरे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस को खत्म कर देगा, इसलिए अभी भी समय है। एसटजू से माफी मांगकर उनके साथ हाथ मिला लो, मुझे पक्का यकीन है कि एसटजू उस पर्सन से हमें जरूर से बचा लेंगे। लेकिन ग्रेट टेलर तो वहाँ पे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो अपना पूरा दम लगाकर फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ को अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से पैलेस लीडर से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, एक बार बस एक बार मैंने इस फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ की पावर को डिवोर कर लिया, उसके बाद ज़ू यंग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि पैलेस लीडर भी अपना पूरा दम लगाकर फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ को उसके हाथों में नहीं जाने दे रहा था, जो देखकर ग्रेट टेलर बहुत ही चालाकी के साथ अपनी डिवाइन इल्यूजन एरो व्हील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पैलेस लीडर के पीछे एक फॉर्मेशन बना चुका था, जिसे देखकर पैलेस लीडर जल्दी से वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन वो डिवाइन व्हील इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि उसके ऊपर पैलेस लीडर के किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो पाता। लेकिन जब वो डिवाइन व्हील पैलेस लीडर के ऊपर अटैक करता है तो पैलेस लीडर वहाँ पे उस अटैक को संभाल नहीं पाता और हजारों मल्टीपल स्पिरिचुअल सॉर्ड्स उसकी बॉडी के आर पार होते हुए उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर चुकी थी, जिसके चलते बेचारा पैलेस लीडर वहाँ पे घायल होते हुए अपने घुटनों पे आ चुका था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि हम देखते हैं कि उसके मुंह से वहाँ पे काफी ज्यादा खून निकल रहा था, जो देखकर ग्रेट टेलर एक मिनी स्माइल करते हुए अपने पैलेस लीडर से कहता है
पैलेस लीडर, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, जिस पर्सन ने मुझे अपना गुलाम बनाया है उसी ने मुझे मेरी जान बचाने के लिए मुझे ये लाइफ सेविंग वेपन भी दिया था, जो कि वाकई मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर तो बेचारे पैलेस लीडर को वहाँ पे एक झटका लगता है। वो अपना पूरा दम लगाकर गुस्सा होते हुए ग्रेट एल्डर से कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही हम लोगों को धोखा देने का प्लान बना रहे थे। जिस पे ग्रेट एल्डर एक कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ पर अफसोस, तुमने इस महीने में बहुत ज्यादा देर लगा दी। देखो अब तो ये ड्रैगन स्टाफ भी मेरे हाथों में आ चुका है। बस एक बार जब मैं इसकी पावर को डिवोर कर लूंगा तो तब मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर देखना मैं कैसे हमारे इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस को नई ऊंचाइयों पर लेके जाता हूँ। पर उससे पहले मुझे एक बार ज़ू यंग को खत्म करना होगा, क्योंकि अभी के लिए वो हमारी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन इससे आगे ग्रेट एल्डर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि तीनों ड्रैगन्स वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि ग्रेट एल्डर की ये सारी बातें सुनकर पीछे से चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमारी सोर्स पावर को डिवोर करने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर वो तीनों आगे बढ़कर ग्रेट एल्डर के पास आते हुए उससे कहते हैं, बेवकूफ कहेंगे, ये हमारी सोर्स पावर है, कोई खाना नहीं है जिसे तुम ऐसे ही खा लोगे। इसी बीच फ्लाइंग ड्रैगन आगे बढ़कर गुस्सा होते हुए ग्रेट एल्डर से कहता है, तो ये था तुम्हारा घटिया प्लान है। जिस पे लुंगर भी आगे बढ़कर उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है, अगर तुम ये घटिया प्लान ना बनाते तो मैं तो तुम्हें जिंदा छोड़ देने वाला था, पर हमारी सोर्स पावर को चुराने का प्लान बनाकर तुमने अपनी जीने की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी के साथ हमारी सोर्स पावर को चुरा लोगे। और ये कहकर वो तीनों ही फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ को कंट्रोल करते हुए ग्रेट एल्डर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल चुके थे, जिसे ग्रेट एल्डर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो एक पल भी उसके सामने टिक नहीं पाता। और देखते ही देखते फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ उसे उठाकर काफी पीछे फेंक चुका था, जो देखकर ग्रेट एल्डर भी जल्दी से दोबारा डिवाइन व्हील को एक्टिवेट करते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ तो पूरी तरह से ग्रेट एल्डर के पीछे पड़ चुका था, जिसके चलते ग्रेट एल्डर वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए ऊपर हवा में आकर उनके ऊपर हमला करने लगा था। हालांकि डिवाइन व्हील से लगातार उनके ऊपर हमले हो रहे थे, लेकिन जब से उनकी गॉड पावर्स अवेकन हुई थी उन तीनों के पास इनविंसिबल बॉडी आ चुकी थी, जिसके चलते डिवाइन व्हील के किसी भी अटैक का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस मामूली सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमें हरा दोगे। और ये कहकर वो तीनों दोबारा अपने फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ को कंट्रोल करते हुए ग्रेट एल्डर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देते हैं, जिसके साथ टकराकर ना सिर्फ बेचारे ग्रेट एल्डर का डिवाइन व्हील वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था, बल्कि उसी के साथ साथ वो खुद भी उड़ते हुए दोबारा नीचे आ गिरा था। जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ के तीनों ही वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तो क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? हमें तो लगा था कि तुम्हारे साथ फाइट करने में थोड़ा बहुत मजा आएगा, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकले। उन तीनों को अपना मजाक उड़ाते हुए देखकर ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है तुम तीनों को मुझे अपनी ट्रू पावर दिखानी ही होगी। और ये कहकर ग्रेट एल्डर अपने पास एक बोतल को बाहर निकालता है, जिसके अंदर कुछ अजीब सा लिक्विड था, जिसका जैसे ही वो वन ड्रॉप उस फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ के ऊपर डालता है तो उसका कनेक्शन वहाँ पे तीनों ड्रैगन से टूट जाता है। जो देखकर बेचारे वो तीनों ड्रैगन हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये क्या हो गया? हम तीनों तो एक तरह से इसी ड्रैगन स्टाफ का हिस्सा है, तो फिर इसने हमारा कनेक्शन इसके साथ कैसे तोड़ दिया? ये इम्पॉसिबल है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि उनका कनेक्शन तोड़ने के बाद ग्रेट एल्डर बहुत ही चालाकी के साथ फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ को भी अपने हाथों में ले चुका था, जिसे देखकर वो एल्डर वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम्हारे जैसे खतरनाक लोगों को हराने के लिए मुझे मेरे मास्टर ने बस सिर्फ एक ही टायर दिया होगा? और ये कहकर ग्रेट एल्डर अब खुद वहाँ पे ड्रैगन स्टाफ को कंट्रोल कर पा रहा था, जिसे देखकर वो एक कमीनी स्माइल करते हुए उन तीनों ड्रैगन से कहता है, अब मैं देखता हूँ अपने इस वेपन के बगैर तुम लोग मेरा मुकाबला कैसे कर पाते हो। और ये कहकर वो उन तीनों ड्रैगन्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, वो भी ड्रैगन स्टाफ की मदद से। लेकिन वो अटैक आकर उन तीनों ड्रैगन्स को लग पाता उससे पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ा फायर एनर्जी ब्लास्ट होता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि ली चेंग ने किया था। जबकि अपने मास्टर को आते हुए देखकर वो तीनों ही ड्रैगन्स खुशी के मारे उछलते हुए कहते हैं, मास्टर आप आ गए। जबकि ली चेंग वहाँ पे ग्रेट एल्डर की तरफ देखकर गोल्ड टून में उससे कहता है, तो तुम मेरे ही आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके मेरे ड्रैगन्स के ऊपर हमला करने चले थे, लेकिन अफसोस तुम मेरे इस ड्रैगन स्टाफ को कंट्रोल करने के काबिल हो ही नहीं। और ली चेंग ऐसा कहते ही ली चेंग का ड्रैगन स्टाफ खुद ब खुद ही ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करके उसके हाथों से छूटता हुआ ली चेंग के पास वापस आ गया था, जिसके चलते बेचारे ग्रेट एल्डर का तो पूरा का पूरा एक हाथ वहाँ पे चल चुका था। लेकिन फिर भी ग्रेट एल्डर का घमंड नहीं टूटा था। वो ली चेंग को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? तुम जानते भी हो कि मेरे पीछे कौन है। अगर उसे पता चल गया कि तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उस सो कॉल्ड पावरफुल मास्टर ज़ू यंग को भी खत्म कर देगा। पर इससे आगे बेचारा वो ग्रेट एल्डर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले उसकी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल डिवाइन ऑरा प्रेशर पड़ता है कि वो खुद ब खुद ही अपने घुटनों पे आ चुका था। उसे वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो डिवाइन ऑरा उसकी बॉडी से उसकी सोल को खींच रहा है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है लेजेंडरी मास्टर ज़ू यांग की, जिनकी एंट्री से पहले ही पैलेस के अंदर मौजूद सब कुछ चलना शुरू हो गया था। जो मशाले वहाँ पे चल रही थी वो सारी खुद ब खुद ही बुझना शुरू हो जाती है। और सबसे पहले एसेटर ज़ू के डिसेबल्स एक एक करके वहाँ पे एंट्री लेते हैं, जो कि दिखने से ही काफी ज्यादा कूल लग रहा था। जबकि ये सब देखकर तो बेचारे ग्रेट एल्डर के होश ही उड़ चुके थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और इसी बीच वहाँ पे एंट्री होती है एसेटर ज़ू की, जो कि उजाले से होते हुए बिल्कुल एक गोट की तरह धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। और जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे पैलेस का माहौल वहाँ पे और भी ज्यादा बिगड़ने लगा था। इवन वो डिवाइन ऑरा प्रेशर जिसने ग्रेट एल्डर को नीचे जमीन के साथ चिपका रखा था
वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि नीचे की जमीन भी फट जाती है, जिसके चलते तो बेचारा ग्रेट एलर पूरी तरह से नीचे जमीन के साथ चिपक चुका था। जो देखकर एसेटाजू कार्टून में उससे कहते हैं, तुम्हारे पीछे जो कोई भी है बहुत जल्द वो भी मरने वाला है। और ये कहकर एसेटाजू अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा को कंट्रोल करते हुए अपने हाथ को कसना शुरू कर देते हैं। वो जितना ज्यादा अपने हाथ को कस रहे थे, बेचारे ग्रेट एलर को उतनी ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। जो देखकर एसेटाजू कार्टून में उससे कहते हैं, बुलाओ अपने सेवियर को। एसेटाजू की ये बात सुनकर ग्रेट एलर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, मास्टर यान प्लीज आकर मुझे बचा लीजिए। और ग्रेट एलर कैसे कहती वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।